अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्रिजेट पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट कादी मोहम्मद हारिस। और आज हमने जिस गेस्ट को यहां दावत दी है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि दरअसल उनको बुलाने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई। मैंने असल में दरअसल अपने टीचिंग करियर में 10-12 साल में मैंने कुछ इशूज़ देखे बच्चे फेस कर रहे होते हैं यूजुअली छोटे ग्रेड से ओ लेवल्स की तरफ आने के लिए, फिर ओ लेवल से ए लेवल्स और ए लेवल से फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाने के लिए और फिर आगे करियर पाथ के लिए उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब वो ऑप्शंस में इतने इनडिफरेंट हो जाते हैं कि बच्चों को यूजुअली अगर वालिदैन का कोई बैकग्राउंड ना हो तो बच्चों को इतनी आसानी से डिसीजन लेने में आसानी नहीं होती और वो बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं। तो यूजुअली ऐसे वक्त में टीचर्स का और करियर काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों को गाइड कर सके कि बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो ना सिर्फ ये कि बच्चे के लिए सूट करता हो बल्कि उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो। उसके लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करियर काउंसलर सर मिर्ज़ा अयाज बेग को मैंने यहाँ पर दावत दी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर का बाकी इंट्रोडक्शन तो तुमने करवाया नहीं है। आप करा दीजिए सर का इंट्रोडक्शन। सर अयाज जो है हिमसेल्फ ही इज़ करंटली हेडिंग एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ बिकन हाउस हार्बर फ्रंट। और सर जो है प्रीवियसली भी इसके अलावा जो है वो सिटी स्कूल गुलशन ए लेवल्स के अंदर माशाल्लाह जो है बहुत अरसा, इट्स अ लेगेसी, पीपल स्टूडेंट्स स्टिल टॉक अबाउट इट। तो एंड बाकी सर इंट्रोडक्शन अपना खुद कराएंगे, हमें बताएंगे। इनको तो आप जानते ही होंगे सर, शहजादा बंदेशाह ये ओए लेवल्स कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, बहुत मशहूर। कभी कभी सर मुझे बुला लेते हैं को होस्टिंग के लिए, वरना शो को सर ही रन कर रहे होता। थैंक यू सो मच सर। मैं दरअसल बहुत अरसे से ही चाह रहा था, सर भी मुझसे काफ़ी अरसे से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम किसी ऐसे बंदे को यहाँ पर बुलाएं, करें काउंसलर को बुलाएं जो हमारे स्टूडेंट्स को एक जनरल लेवल पे आके जो ना उनको उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि वो बच्चे जो ग्रेड 8 से ओ लेवल्स की तरफ आ रहे हैं, फिर ओ लेवल से ए लेवल्स और फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, उनको यूजुअली एक किस्म की डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है कि पेरेंट्स खास तौर पे जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट्स को पता नहीं होता कि भाई बच्चे के लिए क्या सूट करता है, कौन सा ऑप्शन उसके फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो बच्चा 6-8 साल बाद जाके जब पास आउट हो रहा होगा तो उस वक्त स्पेसिफिक ऑप्शन की मार्केट वैल्यू क्या होगी और क्या अपॉर्चुनिटी उसके सामने होंगी। जाहिर है पेरेंट्स डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम ओ लेवल्स की बात करें, छोटा बच्चा ओ लेवल्स की तरफ आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, साइंस है, कंप्यूटर साइंसेज हैं, फिर उसके बाद शायद मीडिया साइंसेज और डिफरेंट ऑप्शन हैं। सर आप मुझे बताएं कि आजकल किस ऑप्शन को आप प्रेफर करते हैं कि बच्चा उसकी तरफ जाए, और आप क्या देखते हैं कि 8 साल बाद 6 साल बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के लिए एक अच्छा करियर पाथ चूज़ कर सके कि बच्चा। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। या यू राइट, ये बहुत पर्टेनिंग क्वेश्चन है इस टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि मुझे भी तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इस करियर के अंदर, और मेरा जो प्राइमरी रोल रहा है वो हमेशा करियर एडवाइजिंग ही रहा है। एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस रोल। मुझे बड़ा मज़ा आता है एवरी सिंगल डे व्हेन यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मौके पे वो सक्सेसफुल होकर जब वापस आते हैं एंड जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट इफ द पास, वो ये कहते हैं कि सर आपने हमारी किसी ज़माने में हेल्प की थी। आई थिंक दैट्स अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस। उसका कोई नेमल बदल नहीं है हमारे पास, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इस चीज़ का। ऑक्सीजन फॉर अस, इट्स ऑक्सीजन फॉर अस। That is the only reason which is a driving force for me to stay connected with this profession. And I'm thoroughly enjoying every single day. मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि 20 सालों से मेरे लिए हर रोज़ एक नया पैशन, एक नया चैलेंज रेडी होता है, and I'm thoroughly enjoying that. आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल राइटफुली 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी। उसमें ये कि साइंसेस की तरफ जाएं, दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर वो जानते नहीं हैं चीज़ों को, सो उनकी प्रेफरेंस क्या होती है अपने बच्चों को लेके। देखिए मैं तकरीबन 20 साल से एडवोकेसी करता आ रहा हूँ साइंसेस की, एंड मुझे लगता है कि मैं आगे भी यही करता रहूँगा। उसका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आप अगर इन टर्म्स ऑफ जॉब प्लेसमेंट की बात करें तो अभी भी जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे जिनके पास साइंस की डिग्री होती है, इनको जो करियर सिक्योर करने में इनके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी ज़्यादा हैं, लोकली इंटरनेशनली हर जगह की बात है। फॉर एग्जांपल अभी भी बहुत बड़ी डिमांड, अगर आप सिर्फ कनाडा और यूएस आप अप्लाई करने जाएं और आपके पास अगर बैचलर्स इन साइंसेस, कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, या कोई भी आपके पास रेलिवेंट टू मेडिकल डिग्री हो गई, आपको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वहाँ पे
जॉब प्लेसमेंट में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आपके पास दूसरी साइंसेस यानी कि जो सोशल साइंसेस होती हैं उनकी डिग्रीज हैं बैचलर्स की, अनफॉर्चुनेटली अभी भी वहाँ पे इतना वेलकम नहीं किया जाता इन चीज़ों को। सो साइंसेस हैज़ बीन प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल इन पास्ट, और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक अभी ये कंटिन्यू रहेगा। सर साइंसेस क्योंकि मेरे ख्याल में किसी न किसी स्किल सेट के अंदर वो कन्वर्ट हो रही होती हैं, और आप किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी वो भले कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिज्म हो, उसके अंदर वी सी दैट के दे हैव जॉब प्लेसमेंट्स फॉर देम एक्चुअली। और जो सोशल साइंसेस हैं उसके लिए उनके पास कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, दे डोंट नो कि यार इनको यूटिलाइज कहाँ पे करना है। सो दैट्स द मेन रीज़न। एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही आइडेंटिफाइड एरिया है सर आपका। एक चीज़ जो मैंने थोड़ी फील की है कि कुछ अल्लाह ताला ने हर किसी को यूनिक बनाया, नॉट साइंस हर किसी का जॉनरा है नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। उन बच्चों को आप किस तरह से काउंसिल करते हैं? हमें पता चल गया कि यार ये मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस वाली जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वो इस बच्चे के लिए नहीं है। तो हाउ वी कैन हेल्प देम आउट कि यार तुम ओ लेवल्स में ये वाले सब्जेक्ट्स ले लो या ए लेवल्स में ये ले लो, और इस कैरियर पाथ को इस तरह से चूज़ करो कि ठीक है यू आर मेड फॉर दिस डोमेन, तो उसके अंदर तुम किस तरह से एक्सेल कर सकते हो? देखिए सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज डिफाइन हो चुकी हैं, इवन रिलेटेड टू द सोशल साइंसेस। अगर एक बच्चा साइंसेस, प्योर साइंसेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सोशल साइंसेस में भी अपना करियर बना सकता है। ओके। आज के दौर में अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप ओन कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे आप बहुत सारे इंजीनियर्स हायर कर सकते हैं, यू बीइंग अ सोशल साइंस, बिकॉज जनरली व्हाट द परसेप्शन इज, ये लिबरल आर्ट या सोशल साइंसेस की जो डिस्कशन चल रही है ये बेसिकली इसलिए चल रही है क्योंकि दीज आर द पीपल हु जनरली ब्रेन बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप देखें सोशल साइंसेज वाले आपके चले जाते हैं मार्केटिंग साइड पे, सोशल साइंसेज वाले चले जाते हैं आपके एचआर की तरफ, सोशल साइंसेज वाले ही आपके चले जाते हैं इस टाइम पॉलिसी मेकिंग की तरफ। बहुत वैक्यूम है इस टाइम भी जॉब प्लेसमेंट्स का, ऐसी जगहों पे भी। ऐसा नहीं है कि उनके लिए करियर नहीं है, लेकिन अगेन चूंकि मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ उस जनरेशन में हमें सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए जाते थे, या तो इंजीनियर बन जाओ लड़के हो, और अगर लड़की हो तो आप डॉक्टर ही बनोगे, और अगर आप इन दोनों से बिल्कुल ही फारिगुल तहसील हो तो अब आप कॉमर्स साइड में जाओगे। तो ये बड़ा एक गलत पर्सपेक्टिव था किसी ज़माने में लोगों का, लेकिन ये चेंज हो चुका है। सर मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और मैंने स्टार्टिंग इंजीनियरिंग के बाद कोई तकरीबन 6 से 7 साल प्योर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही काम किया। मेरे बैचमेट हम लोग बड़े जुड़े हुए हैं, वी कॉल आवर कॉमरेड्स। तो एक कॉमरेडशिप है हम लोगों की। 61 का बैच था जिसमें अराउंड जो है वो हमारे पास 46-47 लड़के थे। अब वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं सर, उसमें टीचिंग में सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का दौर है तो सबको अच्छी फील्ड्स रेलेवेंट, दे आर डूइंग प्रीटी गुड। अच्छा, जो चीज़ मैंने फील की कि इंजीनियर्स सेम, मेरी दोनों छोटी बहनें डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स सर ये जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन नेचर को, लिंग्विस्टिक्स को, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ से हम लोग बड़े दूर होते हैं। हम लोग खुद एक पुर्जा बन चुके होते हैं और चीज़ों को बड़ा हम डिफरेंट देखते हैं। हमारी एक अपनी गैदरिंग होती है और बिल्कुल मशीन बन चुके हुए होते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी मेरी किसी सोशल साइंसेस वाले बंदे से बात होती है जिसने मीडिया को पढ़ा हुआ है, जिसने उर्दू इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, तो उनसे गपशप करके बात करके बड़ा मज़ा आता है। हाँ, इसलिए तो पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का आपने सही कहा, एक इंजीनियर से डिफरेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियर का सोच तो मशीन्स में वो खुबा हुआ होगा, वो गुम होगा अपनी दुनिया में, बिकॉज ही लव दैट प्रोफेशन, पैशनेट होते हैं वो लोग। सो चेंज क्या है, हमें चेंज पे बहुत ज़्यादा इस टाइम जोर देने की ज़रूरत है। मेरा अब ये ख्याल है कि जो बच्चे ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में आ रहे हैं उनको सिर्फ प्योर साइंसेस पे ही फोकस नहीं होना चाहिए। ओके। अब इनको सोशल साइंसेस के भी 1 या 2 जो डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो पिक कर लेने चाहिए। आप अगर प्री मेडिसिन पढ़ रहे हैं ओ लेवल में, बट एटलीस्ट पिक वन एज अ सोशियोलॉजी। अगर आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री है
बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो जैसे यूनिवर्सिटी बाहर की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया या हार्वर्ड हो गया या दूसरे स्कूल्स हो गए, आप उनके ऊपर जो प्रायोरिटी देखें जिन सब्जेक्ट्स की, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री शायद टॉप पे होगा, एंथ्रोपोलॉजी आ रहा होगा, सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा, इस तरह के सब्जेक्ट्स को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि हम शायद पाकिस्तानी कल्चर के लोग हैं, तो हम शायद इतना डीप अपना जो थॉट होती हैं हमारी, हम इतना ज़्यादा डेप्थ में जाते नहीं, लेकिन बाहर तो दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, और उस रिसर्च में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव लैंडस्केप, जो दुनिया शिफ्ट होने जा रही है, क्योंकि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन ओवर एवरीथिंग ऑलमोस्ट। सो अब जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि लोगों का जो मशीनों ने फ्यूचर में डिटरमिन करनी है आपकी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अभी भी तो हो रही है ना भाई, बाहर आप अगर बीइंग ए सिटीजन आप मॉर्टगेज के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब वहाँ पे ह्यूमंस उसका अप्रूवल नहीं दे रहे, अब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स उसका अप्रूवल दे रही हैं। द पर्सन इज क्वालिफाइड और नॉट। इन अ सिमिलर मैनर मेरे एक जानने वाले हैं, अभी पिछले दिनों मैंने भी उनसे एक पॉडकास्ट किया, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि हम कोई यूके में रहते हैं वो, और उनका एक बिज़नेस है, और उस बिज़नेस को रन करने के लिए उनको जो उनकी लॉ फर्म्स थी, उन लॉ फर्म्स को वो तकरीबन कोई 10,000 ब्रिटेन पाउंड्स एवरी ईयर फीस देते थे, सो दैट उनका बिजनेस कैन बी वेरी वेल टेकन केयर बाय द लॉयर्स एंड ऑल द लेजिस्लेटिव मैटर्स एंड ऑल। लेकिन सरप्राइजिंगली एक एप्लीकेशन आ गई है वहाँ पे भी, यस और वो एप्लीकेशन ह्यूमंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट, फास्ट और अप्रोप्रिएट है, और विद ओनली 3,000 GBP सब्सक्रिप्शंस। तो अमाउंट, टाइम एंड एनर्जी उसने सेव कर ली, और बहुत अप्रोप्रिएटनेस हो गई उनकी बिजनेस में, एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन जो बात है ना, वो चीज़ ये है कि जब व्हेन मशीन्स विल टेक ओवर फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम पे ये डिटरमिन करना कि जो एथिकल कंसिडरेशन है मशीन्स के लिए, इनको आपके सोशल साइंसेस वाले लोग ही तो डिटरमिन करेंगे, लॉयर्स डिटरमिन करेंगे, सोशियोलॉजी वाले डिटरमिन करेंगे। क्योंकि फ्यूचर में मुझे तो लगता है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पबमेड जो अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन है, और उसके ऊपर दे वर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल हार्ट्स। ये दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वन लिम्ब, और उस आर्टिफिशियल हार्ट की मज़ेदार बात ये होगी, ये दिस आर जस्ट स्पेकुलेशंस, ये अभी तक कहीं डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे ये बात हो रही है, और वो बहुत मज़ेदार है। वो ये कि वो आर्टिफिशियल हार्ट विल गोइंग टू गिव अ गारंटी ऑफ 100 years लाइफ विदाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड नो हार्ट अटैक्स। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। आई थिंक जिन लोगों के पास पैसे वैसे होंगे वो तो अपने अंदर इस बॉडी को अमेंडमेंट्स में करवा लेंगे। नो डाउट बायोनिक्स के ऊपर बड़ा बहुत इन डेप्थ काम हो रहा है। बायोटेक तो इट्स लाइक एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रिटिकल हो रहा है, और जिस पे युवल नोवा हरारी टाइप लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, या मुस्तफ़ा सुलेमान जैसे लोग कुछ बात कर रहे हैं। सो उनका ये मानना है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो चीज़ है ना, जो कॉम्बिनेशन ऑफ द मर्जर ऑफ AI एंड बायोटेक, सो ये इवेंचुअली इंसानों के हाथों से बाहर निकल जाएगी चीज़। सो और इसको कंट्रोल करने के लिए जिस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी सोशल साइंसेस। एब्सोल्युटली। क्या आपने एथिक्स कैसे डिफाइन आप कैसे डिटरमिन करेंगे? एक कार ऑटोमेटिक है, और वो ऑटोमेटिक कार देख रही है कि सामने एक तरफ एक खातून है जो बूढ़ी उम्र की 65 एज की है, और दूसरी तरफ 9 या 10 बच्चे खड़े हैं, और उस कार ने हिट करना ही करना है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कार डिसाइड करेगी कि किसको हिट करना है। बिल्कुल। अब इसकी एथिकल इम्प्लीकेशन कौन डिटरमिन कर सकता है? मशीन्स, रोबोट, AI तो नहीं कर सकती। तो ये नॉलेज स्टिल विद इन द हैंड्स ऑफ द ह्यूमंस। एब्सोल्युटली। और ये जो ह्यूमन एजेंसी होती है ना, टू बी स्टिल इन कंट्रोल, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए सोशल साइंसेस प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। आप बड़े लोअर लेवल पे आ जाएं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, राइट? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सर्जरी, इंसानों की एनाटॉमी को पूरे तरीके से पूरा एनालिसिस किया हुआ होता है, तो उनको वो खौफ नहीं होता। लेकिन एक आम आदमी को जो वहाँ पे HR का बंदा या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स होगा जिसका बैकग्राउंड सोशल साइंसेस का होगा, वो एथिक्स और वैल्यूज़ वहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है कि ये फॉर्म ले लें, ये फॉर्म से फिल करवा लें, ये चीज़ें ले लें। ये डिटर्मिनेशन जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, एथिकल वैल्यूज़ की, दिस इज स्टिल इन ह्यूमन कंट्रोल।
और आगे जाके भी ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती है ये चीज़। काजी, मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ, हमने एआई के ऊपर पॉडकास्ट किया था डॉक्टर उमैर के साथ, लेकिन उसमें ना हम सारी टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो अभी मेरे जहन में वो टेक्निकलिटीज़ आ रही थी, बट आई जस्ट स्टॉप्ड माई सेल्फ, क्योंकि सर ने जिस तरह से उसका एक उसको सोशल वे में ट्रांसलेट किया ना, दैट्स ब्यूटीफुल सर, सर लव्ड इट। एक चीज़ जो मैं पाकिस्तान सोसाइटी में देख रहा हूँ ना, हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप एक बड़ा इशू है, वो ये है कि हम लोग कहते हैं भाई बच्चा सबसे पहले जाएगा साइंसेस की तरफ, अगर बच्चा उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता तो बच्चा फिर कॉमर्स की तरफ जाएगा, बिल्कुल, अगर फिर बच्चा उस स्टैंडर्ड पे ही पूरा नहीं उतरता तो बच्चा फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ में ख़ास तौर पे थोड़ा बहुत जब हम देखते अच्छा, ये कुछ अर्सा पहले होता था कि गॉड फॉरबिड, मतलब होपफुल कि कोई मेरी इस बात से ट्रिगर ना हो जाए कि बच्चा जो है वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो चलो यार इसको मदरसे में डाल देते हैं। तो ये बड़ा मसला था। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान को थोड़ा देख रहा हूँ तो मुझे लगता है भाई हमें जो रूल कर रहे हैं, जो असम्बलीज में बैठे हैं, जो लेजिस्लेशन जिनका काम है, सर वो सारे सोशल साइंसेस के लोग हैं। ये है ही सोशल साइंस, मेजॉरिटी लॉयर्स हैं। हाँ, ज़्यादातर ये लोग हैं। अच्छा, सोशल साइंसेस की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर एक बंदा डॉक्टर किसी स्पेसिफिक एक्सवाइजेड हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर किसी एक्सवाइजेड फर्म में काम कर रहा है, उस फर्म की लेजिस्लेटिव वैल्यू या उस फर्म की कानूनी हैसियत या उस हॉस्पिटल का जो फ्रेमवर्क है वो सारा बनाने वाले, इवन मुल्क चलाने वाले, ये सोशल साइंसेस के लोग हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद सर हमने सोशल साइंसेस को वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी, या शायद दुनिया दे रही है। तो आप बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि यूजुअली हम बच्चों को इस एज में 8, 6, 7, 8 की क्लास में हम यूजुअली बच्चों को यही जो है ना उनके अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं उनके दिमाग में कि बेटा करना है तो साइंसेस ही पढ़नी है। बेटा वो जिस तरह वो बरहमन वाला एक सीन है ना कि अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो ये आपसे एक सोसाइटी के प्रेस्टीज, हाँ प्रेस्टीज एक आपके पास करियर है। बिल्कुल सही है। आप किस तरह बच्चों को सर वो बताते हैं कि ये बच्चा साइंसेस की तरफ जा सकता है, ये बच्चा सोशल साइंसेस की तरफ जा सकता है, किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है? यहाँ मैं एक चीज़ थोड़ी ऐड कर दूँ, फिर सर उसका दोनों का मिला के जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि इनकरेज इसलिए किया जाता है हमारे माशरे में कि यार अगर तुमने सही वाली स्किल नहीं सीखी तो खाओगे, कमाओगे, सर्वाइव कैसे करोगे? तो दैट्स फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। तो अगर बच्चे का सर्वाइवल उसको कुछ इस तरह से बता दिया जाए कि भाई यार तुम्हारा मतलब हम क्या फर्स्ट वर्ल्ड वाले ऑलरेडी क्योंकि वेल ऑफ है, इस वजह से वो जो है इस तरफ सोशल साइंसेस की तरफ भी हैं और फिर देयर आर अदर ब्रांचेस एंड दे आर गुड इन दैट, और हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में, इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि तकरीबन कोई 240 प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ग्लोबली जो कि अंडर ग्रेड लेवल पे होती हैं आफ्टर ए लेवल्स, और जिसमें मेजॉरिटी सोशल साइंसेस है। अच्छा। तो दुनिया इतनी वैल्यू कर रही है। अच्छा। सबसे पहली तो ये चीज़ है। पाकिस्तान में भी कुछ प्रोग्राम्स आ गए हैं सोशल पॉलिसी से रिलेटेड, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़, अबीब हो गया या IBA या लम्स, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ अब ऑफर करना शुरू हो चुकी हैं ये वाले प्रोग्राम, एंड दे आर वंडरफुल प्रोग्राम आई वुड से। मैं हमेशा अर्ज करूँगा कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ना, तो प्लीज़ just go and study those programs. They will be remarkable programs, क्योंकि वो आपका brain behind the society का रोल वो प्ले करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है इन चीज़ों के अंदर। लेकिन थोड़े स्टैट्स की बात कर लेते हैं। मेडिकली आपको पता है कि अराउंड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हर साल जो सिर्फ सिंध की या कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कोई 20,000 प्लस एप्लीकेशंस आती हैं MD कैट टेस्ट के लिए। उसमें से सिर्फ जो आपके डॉ मेडिकल कॉलेज, JSMU और KMDC के लिए 1000 या 1200 सीट्स हैं। ओके, यस। अच्छा, फिर ये वो हैं जो मेरिट पे आएंगे, क्वालिफाई कर रहे होंगे। जो सेल्फ फाइनेंस और ये चीज़ें वो सेपरेट है, वो भी बहुत थोड़ी सी सीट्स हैं, वो ज़्यादा नहीं है। सो जस्ट इमेजिन, अब ये वो यूनिवर्सिटीज़ किन को पिक करती होंगी? ऑफ कोर्स द टॉपर्स को, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब ऐसा नहीं होता, जो एक क्राइटेरियन मेंशन्ड है वेबसाइट्स के ऊपर, हर जगह सबको पता है कि 65% आपको क्वालिफाई करता है टू गेट इनटू एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। बट उस 65% के जो क्वालिफाइड लोग होंगे वो कितनी बड़ी तादाद में होंगे, और उनसे ऊपर के कितने बड़े लोग होंगे। तो यूनिवर्सिटीज जनरली पिक द बेस्ट वंस। उसके बाद जब वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है और उसके बाद जब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है, अच्छा, अब हर डॉक्टर MBBS
क्या एक सक्सेसफुल डॉक्टर है? नहीं। सर शॉकिंग स्टैट्स हैं। 4% डॉक्टर्स सिर्फ सक्सेसफुल डॉक्टर्स होते हैं। सब ये लाइक हाउ यू जस्ट। सर आप इनकी जाके ना जो KMDC की जो इन्फॉर्मेशन है ना, कभी उनसे मिले आप ऑफिशियल से, दे विल टेल यू द ओरिजिनल पिक्चर। यार ये वाली कटिंग बना के ना मैं अपनी सिस्टर्स के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज डू दैट रीजन। और फिर उसके बाद जब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं बच्चे, FCPS1 एंड PS2, तो वो रेशो उन 4% में से 7% का है। ओह, नॉट फ्रॉम अक्रॉस ऑल 4% अगर फर्दर मतलब जी, जी। 4% Less अगर than 1% 100 लोग मुझे हैं बताइए ना कि आपके पास स्पेशलिस्ट कितने तो- डॉक्टर्स? Those who earn a very Good amount. decent amount and have a good life, वो कितने हैं? और कितनी मेजॉरिटी आपको गली कोनों के दुकान खोले हुए डॉक्टर्स मिलेंगे? Those who are actually running very successful clinics, they are handful of them in the city. They are very few. और फिर हम अपने बच्चियों को फोर्स कर रहे होते हैं कि जाओ वो डॉक्टर बनो, और बच्चों को फोर्स कर रहे होते हैं कि जाओ वो डॉक्टर बनो। आयरनी क्या है? सर यहाँ सॉरी जस्ट टू कट यू। Yeah. आयरनी ये है कि हमारी सोसाइटी में तो एक बाइफिकेशन मेल और फीमेल की भी है। हाँ, एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी हमारी बच्चियों की, जो हमारे पेरेंट्स का जो जनरली एक रहा है ट्रेंड हमारी सोसाइटी का, कि इन लड़कियों को MBBS डॉक्टर बनाओ। वो परफेक्ट बहू है लेकिन बस। वो एक परफेक्ट बहू बनाने के चक्कर में कुछ अरसे बाद लग जाते हैं और वो बेचारियां डॉक्टर्स नहीं बन पाती। प्रैक्टिकल लाइफ में उनको बेचारियों को आने नहीं दिया जाता। शादी टेक्स ओवर बिल्कुल। द प्रोफेशनल लाइफ। दैट्स द आयरनी। और हम इस सोसाइटी में सर मैं अपने 2 दोस्तों को जानता हूँ, अच्छा माशाल्लाह दोनों इंजीनियर हैं, जिनका टारगेट ही ये था कि यार हमें ना डॉक्टर लड़की से शादी करनी है। दैट वाज लाइक इस तरह से उनको हमारी सोसाइटी के अंदर वो किया गया। बहुत होता है, बहुत तो लड़की है तो बहुत खूबसूरत हो, डॉक्टर हो तो फिर क्या ही बात है। लेकिन अगर डॉक्टर भी होगी ना तो इसका मतलब ये कि भाई वो उसके लिए बड़े ऑप्शंस हैं। यार एक और भी पता है मसला है डॉक्टर सर, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहनी चाहिए बात, लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चियों को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि रिश्ता आसानी से हो जाएगा। हाँ तो वो उसी चीज़ पे तो बात हो रही है। ये भी कैरियर हो गया ना, अच्छा रिश्ता कि भाई वो अच्छी लाइफ गुजार सकेंगी, एक अच्छा फाइनेंशियली स्टैब्लिश बंदे से उसका रिश्ता हो जाएगा। ये भी एक मसला है मैं यहाँ पे। पर्सनली जानता ये हूँ बिल्कुल बहुत बड़ा आयरॉनिकल MBBS, फैक्ट है हमारा, बड़ा मजबूरी है हमारी जिस सोसाइटी में रहते हैं। वो परसेप्शन लोग इसी तरह के अपने जहन में रखते हैं और ये बड़ा गलत है। ये ऐसा ही है। देखिए बात ये है कि क्या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ MBBS डॉक्टर्स ही बनेंगे? क्या वही फील्ड्स हैं? इस टाइम बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ चुकी है, बायो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इस टाइम आप BEd सॉरी वो करें, क्या होता है, डेंटिस्ट्री करें, आप जो है वो फॉर्म D की तरफ चले जाएं। आप बड़ी ज़बरदस्त फील्ड्स हैं इस टाइम जो अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एक होती है, आपने सुना होगा, पीडियाट्रिक मेडिसिन। जी जी। एक नई आई है पोडियाट्रिक मेडिसिन। ओह So that is available in Ziauddin University. It's a 5 years program. It's a lovely program. Comparatively सस्ता है, और लेकिन since day one बच्चे वहाँ से इसी उम्मीद पे जाते हैं कि they would become a doctor. और इसके बाहर बहुत सारे जो हैं वो पास आउट लोग, they are living their very well good careers in their life. और पाकिस्तान में ये भी स्टैब्लिश हुआ है। इसके अलावा आप देख लें बैचलर्स इन वो क्या होता है, बैचलर्स इन साइंसेस, मेरे जहन से निकला, बैचलर इन मेडिकल साइंसेस। मेडिकल साइंसेस। हाँ, अब ये वो बच्चे हैं जो बैचलर्स इन मेडिकल साइंसेस की तरफ जाते हैं, तो इनको जनरली UNO बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस दे विल ग्रैब देम। ओके करियर्स बहुत हैं इन चीज़ों के भी, लेकिन हमारी एक माइंडसेट है कि नहीं जी सिर्फ डॉक्टर ही बनाना है हमने। And that's again very irony in the society. सर मैं गुज़िश्ता दिनों एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने एक अजीब चीज़ देखी वहाँ पे कि रिसर्च आर्टिकल पढ़ते पढ़ते वहाँ पे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, चूँकि मैं PhD फाइनेंस में कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे जब उस ऑथर को मैंने देखा और उसकी मैंने पूरी बायोग्राफी खंगाली, तो मुझे बड़ा अजीब सा एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उनकी PhD थी बिहेवियरल फाइनेंस में। और वो रिसर्च पेपर इस चीज़ से रिलेटेड था कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वजह से जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट।
बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिसर्च पेपर था कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स किसी एक्सवाइजेड कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो जो इन्वेस्टर हैं उनके बैकग्राउंड्स को देखना पड़ेगा कि वो बैकग्राउंड्स कैसे रखते हैं, क्या उनका बिहेवियर है और वो किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, उसके बेस पर बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च पेपर था। मुझे वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक फील्ड पता चली, बिहेवियरल फाइनेंस, मतलब फाइनेंस और ये साइकोलॉजी। सर दुनिया भर में ना ये काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ अगर एक बच्चा पीएचडी करने की तरफ जाता है, डॉक्टर बनने की तरफ जाता है और अगर उसने मेडिकल साइंसेस पढ़ ली, वो मेडिकल साइंसेस की तरफ चला गया, सर मुझे बताएं टीचिंग के अलावा क्या करियर रह जाता है अगर एक बच्चा मेडिकल साइंस में पीएचडी कर लेता है? सर हायर स्टडीज़ के लिए तो बताएं कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में डॉक्टर बनने के बाद, पीएचडी करने के बाद, रिसर्चर बनने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा सकते हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जो व्हेन यू बिकम अ पीएचडी, सो यू ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को टीच भी करें। तो ये तो बड़ा नेचुरल आपका ट्रांजिशन है। जब आप एक पीएचडी करते हैं, आप रिसर्चर बनते हैं, सो आपका एक बड़ा नेचुरल ट्रांजिशन है कि आपने कहीं ना कहीं लेक्चरर, कहीं ना कहीं टीचर बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये तो आप समझ लेंगे, ये तो पक्की बात है। इसके बाद तो कोई और चीज़ दूसरी राय नहीं है इस बारे में। हाँ, यस यू आर राइट। पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट एक केस और भी है कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हैं और व्हेन यू वांट टू परस्यू समथिंग रेलिवेंट टू अ पीएचडी डिग्री, सो आपको जो सुपरवाइज़र मिलते हैं वो खुद अभी ऑनगोइंग या तो पीएचडी बेचारे कर रहे होते हैं या फिर वो एमफिल उन्होंने भी कंप्लीट किया हुआ होता है वेरी रिसेंटली, और वो आपके सुपरवाइज़र होते हैं एंड दे हेल्प यू टू स्टडी पीएचडी। ये बड़ा मुश्किल वजह है। अच्छा, इसी वजह से आप गौर से देखें, अगर दुनिया में रिसर्चेस क्यों होती हैं, कंट्रीब्यूशन होता है सर, कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है सर। उसका फैक्टर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर गूगल अपनी किसी चीज़ की रिसर्च कैरी करना चाहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया को पसंद करेगा या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हाई एंड रिसर्च का कल्चर मौजूद है जिन जगहों पे, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बिहेवियर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारे यहाँ एक ख़ास माइंडसेट है, और मैं बड़ी बदकिस्मती से आपसे कुछ कहता चलूँ कि हमारे यहाँ जो हमारी क्लास है, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, इनके पास कैपेसिटी नहीं रही इन चीज़ों को स्ट्रक्चर करने की। और वो कैपेसिटी इनके पास इसलिए नहीं रही कि आप गौर से देखें, इनके पास ये कैपेसिटी है कि वो आज बटन दबाएं और न्यूक्लियर वेपन को ब्लो कर दें, लेकिन इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है गौर से कि वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस पूरे मुल्क में वो दे सकें। जब आप किसी सेल्फिश ग्रीड या नीड की वजह से जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप किसी सही मैकेनिज्म की तरफ चले जाएं। आप एक प्रॉपर सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम बनाएं। बाहर आपका अंडर ग्रेड लेवल पे एक्चुअली आपको थीसिस या रिसर्च पेपर राइट करने होते हैं। पाकिस्तान में भी है सो कॉल्ड है, हाँ, या पाकिस्तान में भी है, बट दे आर सो कॉल्ड। वेरी अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरी यूनिवर्सिटी इज फुल्ली इक्विप्ड टू प्रोवाइड अ गुड यूनिवर्सिटी। अदरवाइज सिर्फ एक ही चेक है, असेसमेंट है इसकी, क्योंकि अगर ये इतनी सक्सेसफुल रिसर्च होती तो इन्होंने कोई ना कोई इन्वेस्टर, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई दुनिया की बड़े नाम अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए होते कि इनके ऊपर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते, लगा रहे होते और बोलते ठीक है जी अब आप ये इस रिसर्च को कैरी करें एंड वी वुड लव टू इन्वेस्ट ऑन यू। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को डिमांड सप्लाई पे छोड़ें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेडिकल साइंसेस की ना, डॉक्टर्स की, सर एक वक्त आएगा सोसाइटी में इतने डॉक्टर्स हो जाएंगे कि पेशेंट्स कम हो जाएंगे, रह जाएंगे, डॉक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, तो खुद ब खुद लोग डॉक्टर बनना बंद हो जाएंगे। लोग खुद ब खुद कहेंगे कि भाई एक्सोडेट करियर अब इस वक्त सैचुरेशन लेवल पे आ गया है, हम दूसरे करियर की तरफ मूव कर जाते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं MBAs की, हम ACCS की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर क्या बेहतर सिनेरियो ये नहीं है हम डिमांड सप्लाई पे छोड़ें और हमारे यहाँ कुछ लोग उस डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हो कि ये करियर, ये प्रोफेशन आइंदा 6 साल बाद यहाँ खड़ा होगा, जैसे अभी हम AI की बात कर रहे थे कि इस करियर को आइंदा 6 साल बाद या 8 साल बाद AI की तरफ से ये चैलेंज है तो इसको इस तरह मोल्ड कर लिया जाए। सर मेरे ख्याल में इस मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट का कंट्रोल इन चीज़ों पे सर ये बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? क्या बच्चे को इतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए? क्या उसके करियर काउंसलर को इतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए कि वो 10 साल आगे का देख रहा हो? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी जो हमने नेचुरल इफेक्ट्स अभी बात की हैं थोड़ी देर पहले, और नेचुरल इफेक्ट यही है कि आप जिस टाइम आप एक बड़े PhD प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं,
सो PhD प्रोग्राम्स आपके सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपके पास इन्वेस्टर कोई नहीं है। वो छोटी सी बात है, बाहर जाएं आप ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। आप यू बीइंग अ रिसर्चर PhD राइट, अभी आप ऑनगोइंग 3 साल का प्रोग्राम करें वहाँ पे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एक्चुअली हाँ क्या फैमिली को टेक केयर करना, फाइनेंसेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप वहाँ पे एक PhD हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम फैमिली को शायद आप दें, लेकिन ओरिजिनली आप एक PhD हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड यू आर फंडेड फॉर दोज प्रोग्राम। हाँ। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स ने इस चीज़ के ऊपर तो कोई काम ही नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप ज़रा छोटे स्कूलों के लेवल पे ज़रा एक दफ़ा रिसर्च करके देख लीजिए, और बड़ा अफसोस होता है देखकर कि वहाँ पे कोई ज़ोर नहीं है। मतलब बड़ी मजबूरी से लोग शायद अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चों को, मैंने आई वाज अ किड लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पुरानी बात है, मैं कोई 35 ईयर्स पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस ज़माने में ना हमारे जो पेरेंट्स थे ना, दे स्टिल यूज टू हैव अ ट्रस्ट कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर स्टिल प्लेइंग मच बेटर रोल देन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। या लेकिन आपने रिवर्स कर दिया सारा ऑर्डर। इस टाइम आपकी यूनिवर्सिटियों में गवर्नमेंट में कितने बच्चे जाके पढ़ना चाहते हैं? आप ज़रा आज बच्चे को पूछें बेटा इंजीनियरिंग कहाँ से करनी है, NID से या नस्ट से, उनकी प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली होगी नस्ट की तरफ। आप किसी और प्रोग्राम की तरफ बात करें, दे वुड रादर प्रेफर टू गो टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। पॉलिसीज़ का फ्लॉ है ना सर। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे, मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन गुड ग्रेड्स, और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुए और उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा उनका पढ़ाने का तरीका क्योंकि वो खुद तो बहुत अच्छा A-levels, इसलिए कि सर वहाँ पे जिस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है वो है सिलेबाई को एक दफ़ा दोबारा रिवाइव करने की। आज मॉडर्न सोसाइटी है, और इस मॉडर्न सोसाइटी को फ्रंट पे रखते हुए आपने जिस तरह से कहा कि 10 ईयर्स को फोरसी करते हुए आप आज डिटरमिन करें कि आपने कौन कौन से चेंजेस लाने हैं सो दैट सोसाइटी विल मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ऐसा ही है ना? लेकिन वो नहीं हो रहा है ना। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि माइक्रो लेवल पे, सर माइक्रो लेवल पे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन इवेंचुअली ये ऊपर से ही डिसाइड होगा। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में आप अगर आज जाएं, आप छोटे प्राइमरी स्कूल या मैट्रिक के किसी स्कूल में आप जाएं और वहाँ जाके आप उनको सिर्फ इतनी बात करें कि भाई मैं आपके टीचर्स को ट्रेन करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो थ्रेट फील करेंगे सर। इसको थ्रेट होगा उनके लिए, बड़ा सेवियर थ्रेट होगा। हम बात कर रहे हैं उधर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, लेकिन वो इसको लेके चले जाएंगे एज अ थ्रेट फॉर देम। ये आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये नीचे लेवल पे है, ये टुवर्ड्स दी बड़ी ऊपर से है, ये बड़ा मसला है ये। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि क्या वो बेचारे जो हमारे, सॉरी पॉलिटिशियंस अगर कोई बात बुरी लगे तो माय अपॉलॉजीज, लेकिन क्या पॉलिटिशियंस जो हैं इनमें कैपेसिटी है ये डेलिबरेटली ये काम करते हैं? एक तो हो गया सेल्फिश इंटरेस्ट, ग्रीड्स एंड ऑल, ठीक है, आई एम सॉरी बट दे डोंट हैव अ कैपेसिटी। सर उनको आता नहीं है, इनको आता नहीं है, मसला ये बड़ा मसला है ये। अगर विलिंगनेस हो, चॉइस हो, छोटी छोटी चीज़ों को ये लेकर चलें, तो ये जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना, ये वाली चीज़ कि डिमांड एंड सप्लाई शुड डिटरमिन द मार्केट, ये तो बड़ा रियल वे ऑफ इकोनॉमिक है। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है, लेकिन बदकिस्मती से वो सप्लाई वो बड़ा कंट्रोल्ड है, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर उनका हाथ है, वो कंट्रोल है वो चीज़ें। और वो नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो माइक्रो लेवल पे वो चीज़ें आ ही नहीं पाती। जब सिंपल है बड़ी मेथड, वो ये है कि जब रिसोर्सेस को आप फेयरली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होने देंगे, तो मुझे बताइए वो जो माइक्रो लेवल पे जो शख्स काम कर रहा है, इंडिविजुअल इदारा बना के या कोई काम कर रहा है, छोटी मोटी कंपनी बना के या अपने एंड पे काम कर रहा है, उसके बेचारे के पास कितना रोल होगा टू प्ले इन द सोसाइटी। सर कितना बड़ा डिलेमा है सोसाइटी का कि जो यूनिवर्सिटीज़, जैसे IBA की बात कर लेते हैं या KSBL की बात कर लेते हैं, हबीब यूनिवर्सिटी की, अब और बड़ी लम्स की बात कर लेते हैं, ये यहाँ वही बच्चे जा सकते हैं जो फाइनेंशियली, जिनके पेरेंट्स वगैरह से, वो जिनके पास पैसा है। ये बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, इनको उन टीचर से पढ़ेंगे जो हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। ये नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, इन बच्चों का एक्सपोजर बढ़ेगा, ये बच्चे अच्छा सीखेंगे, इन्हीं बच्चों को अच्छी फर्म्स हायर करेंगी और यही बच्चे फिर अच्छा कमाएंगे और इन्हीं बच्चों के
जो आगे होने वाले बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में, महंगे स्कूल में जाएंगे, फिर वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में। दिस साइकिल कंटिन्यूज। सर कितनी जिसको बदकिस्मती वो की हमारे बात यहाँ है। अक्सर टर्म अशराफिया की वो यूज करते हैं ना, क्योंकि The कंट्रोल, elite class. देखें एलीट क्लास है ना आपकी, ये अभी से नहीं है। ये एलीट क्लास अगर Thousands of आपको years. हिस्ट्री से आपको लगाव है तो ये हज़ारों साल पे मुहित ऐसा ही है। है। फॉर एग्जांपल जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 12-13 हज़ार साल पहले, तो उस ज़माने में एक क्लास ऑटोमेटिकली बन गई थी, और वो कौन थी? वो एक उस कबीले का सरबराह होगा और बाकी सब उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो वो जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था वो कोई इतना प्लेजेंट नहीं था वैसे, ऑनेस्टली, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें। अच्छा। यू विल बी शॉक्ड टू नो एक्चुअली कि क्योंकि होता क्या था कि वो जो एलीट क्लास वहाँ की स्टैब्लिश हो गई थी, वो एलीट क्लास तो एंजॉय करती थी डिफरेंट फूड्स को, लेकिन जिन बेचारों ने फील्ड्स पे काम करना होता था उनकी तो जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, बहुत टफ थी, एंड दे वर फोर्स्ड टू वर्क टुवर्ड्स दोज डोमेन्स। सो वो ऑटोमेटिकली वो क्लास स्टार्ट हुई, वो बढ़ती चली गई, और आज हम यहाँ पे इस एज पे आ चुके हैं कि ये एलीट क्लास, प्रॉब्लम ही यही है, डायलेमा ही यही है एलीट क्लास का। ये शुरू से यही काम करते हैं। एलीट क्लास आपकी हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करती है। आप शायद आपने टोटलिटेरियनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट यही है ना, ऐसा ही है कि बेसिकली आपने हर चंद लोग के छोटे माइक्रो लेवल पे जाके आपने एक एक चीज़ को अपने हाथ में कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पे मीडिया आपके हाथ में है, फोर्सेस आपके हाथ में है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स कम्युनिटीज आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में है, एजुकेशनल सिस्टम्स आपके हाथ में है, पॉलिटिकल सिस्टम भी इवन आपके हाथ में है। पॉलिटिकल सिस्टम तो कंफर्म है, वो आपके तो है, हाथ वो तो में। है। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको जर्मनी की। जर्मनी में आज भी एक सिस्टम है, और वो ये है कि जो उनके कंसंट्रेशन कैंप्स थे ना हिटलर के टाइम के, वो उन्होंने आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। आप उधर विजिट करें एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही वही दीवारों पे उसी तरह के ब्लड्स के स्पॉट्स मौजूद हैं। अगर किसी को काटा पीटा गया तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है, सब कुछ है। और यू नो व्हाट, वो अपने सिस्टम में अपने स्कूल्स को हर साल उनकी एक्सकर्जन करते हैं, जाएं और जाके देखें, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, सो दैट दोबारा जिंदगी में कोई और हिटलर पैदा ये ना हो। ना पैदा हो। जबरदस्त। अब आप जरा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप अपनी हिस्ट्री कितनी पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर मैं अगर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं, 2013 तक ना जब मैं MBA कर रहा था, तो मुझे लगता था, मुझे मैथ्स से नफरत है, मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है, मुझसे नहीं हो पाती थी मैथ्स ना। तो सर बहरहाल फिर MBA हो गया किसी तरीके से, फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की, मैंने स्टैट्स पढ़ानी शुरू की, उसके बाद फिर मैंने MPhil किया। MPhil करने के बाद जब मैं PhD में आया, मैंने कहा यार स्टैट्स और मैथ्स इतनी काम की चीज़ें हैं, इनको हमने वो जिसको कहते हैं ना कि वो रैंक हम दे नहीं सके, जो है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, खासतौर पे रिसर्च में। अगर आपको स्टैट्स नहीं आती, आप एक अच्छे रिसर्चर बन ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और सर मसला ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें पढ़ाई तो जा रही हैं, उस तरह से मैथ्स किसी ने पढ़ाई नहीं थी पहले आपको। पता ही नहीं चला था। अब एक बच्चे को सर हम किस तरह बताएं कि बेटा ये चीज़ जो अभी आपको बुरी लग रही है, बेटा आप इसमें तो बहुत अच्छे हैं। मुझे बाद में पता चला मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे स्टैट्स बहुत अच्छी आती है, मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे को हम किस तरह बता सकते हैं कि बेटा ये प्रोफेशन आपके लिए बना है, आप इसके लिए बने हैं और आपको इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बुक में एक बात की थी, वो बड़ी मज़ेदार बात थी। वो उसने कहा था कि द गॉड हैज़ रिटन द कोड ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स के लिए जो कानून लिखा है वो एक कोड के थ्रू लिखा है। जबरदस्त। टू डिकोड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड मैथ। अगर आपने उसको डिकोड करना है तो स्टूडेंट ऑफ साइंस आई कैन फील इट, आना चाहिए। फील द सेंटेंस। मैं ये बताऊं, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो गैलीलियो आई थिंक वाज द वन ऑफ द साइंटिस्ट, जी जी, सूरज की वो जी जिस पे वो करते थे, आई थिंक वो थे या किसी और, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन। सो आपके सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, उसको फिजिकली थ्रू नेकेड आइज या थ्रू एनी लेंस देखा नहीं जा सकता था उस जमाने में। सो ही प्रिडिक्टेड इट थ्रू द मैथ कैलकुलेशन। उसने कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए, वरना ये निज़ाम आपके यूनिवर्स का जो जितनी पावरफुल तरीके से चल रहा है ये हो नहीं सकता।
और उसके कुछ अरसे बाद ही जब ये बनी खुर्दबीन एंड ऑल दैट, यू नो, दोस ऑल द इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जब उन्होंने वो देखा एंड दे फाउंड इट एक्चुअली, या जो उसने बॉडी बताई थी उसकी, द मास, और जो उसने साइज और जो उसकी वेट बताया था, इट वाज एब्सोल्यूट परफेक्ट. एस्ट्रोनॉमी के अंदर मैथ्स डू वंडर्स, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर मैथ्स डू वंडर्स, बिकॉज आई हैव लव फॉर एस्ट्रोनॉमी. सो आप मुझे बताइए कि मैथ कहाँ नहीं है. कहाँ नहीं है? द थिंग इज, अगर आप मैथ्स को फॉरगेट कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है वेरी ऑनेस्टली, आगे आने वाले दौर में जिस टाइम एआई ट्रांसफॉर्म कर लेगी हर चीज़ को, क्योंकि आप अभी देख लें अभी कौन कौन सी चीज़ें एआई नहीं कर रही. सबसे ज़्यादा खूबसूरत एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो थी वो थी स्टोरी टेलिंग. ये किसी मशीन के पास है. आज तक जितनी भी आपकी साइंटिफिक रेवोल्यूशंस तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उसमें कोई एक भी चीज़ खुद से स्टोरी नहीं सुना सकती आपको. ऐसा ही है. लेकिन ह्यूमन डिड दी कैपेसिटी कि वो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ स्टोरीज आपको सुना सकते हैं. लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड, चैट जीपीटी आपसे ज़्यादा स्मार्ट है. चैट जीपीटी या एआई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. उसके अंदर ये कैपेसिटी स्टोरी टेलिंग की आपसे ज़्यादा है. अगर आप एक स्टोरी से खुश नहीं हैं, आप उसको बोलें रीजनरेट, वो दोबारा जनरेट करेगा, रीजनरेट दोबारा जनरेट कर देगा. सो बैक एंड पे अगर आप उसके थोड़े से मैकेनिक्स पे जाएं, सो ये डेटा जो उठ के आ रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज मैथ इन्वॉल्व इन इट. मैथ्स की तो बहुत सिग्निफिकेंस है. मुझे तो ये तक डर है कि आगे जाके अगर कोई शख्स मैथ नहीं जानता होगा तो प्रॉब्ली दे विल हैव नो स्पेस इन द सोसाइटी. शायद मुझ जैसे लोग जिनको मैथ नहीं आती होगी, आई थिंक वी माइट बी ऑब्सोलीट. हमारे लिए तो जगह ही नहीं होगी आगे जाके. सो बात ये कि मैथ प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ फ्यूचर. सोशल साइंसेस के साथ जो दूसरी बात मैं करना चाहता था बच्चों के लिए, मैथ में ख़ास इंटरेस्ट डेवलप करें. मैथ रिक्वायर्स प्रैक्टिस, मैथ इज़ फन. अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए और अब आप उसको समझ के पढ़ना शुरू कर दें और उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, एंड यू विल हैव इनफ नॉलेज ऑफ मैथ. और उसके बाद दुनिया की किसी फील्ड में चले जाएं. हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले भी आपसे बात कर रहे थे, तो आपने भी बड़ा राइटफुली आइडेंटिफाई की थी एक चीज़ कि नाउ सोशल साइंसेस भी आप पढ़ लेना तो रिसर्च, क्योंकि आप खुद भी एक पीएचडी हैं, तो वहाँ पे स्टैट्स की बड़ी नीड है, एंड इट्स ऑल अबाउट मैथ. सो कहाँ से ख़त्म करेंगे मैथ को. और फिर ओ लेवल टू ए लेवल आ गए बच्चे, और ए लेवल से जब यूनिवर्सिटी चले गए तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट या एसएटी हो, देयर इज़ अ पोर्शन ऑफ अ मैथ. वो चाहे एमबीबीएस की डिग्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो सोशल साइंसेस हो, तकरीबन एडमिशन यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर मैथ इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और एसएटी अदरवाइज. सर मैं क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो एक रोबोटिक्स बॉस्टन डायनामिक्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. वो अल्फ़ाबेट इंस जिसको गूगल ओन करता है उसके अंडर आ गया. गूगल अपने एआई के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है. जेमिनी दे कॉल इट, जो कि पब्लिकली भी अवेलेबल है. तो यू नो मर्जर ऑफ इट, तो एक टाइम बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि यार या तो रोबोटिक्स होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंस है वो एआई होगी. तो बाकी मतलब कंप्यूटर साइंस और मैथ्स ये दो ही फील्ड्स रह जाएंगी. तो बाकी सारी चीज़ों का जो है ये दोनों ही ख्याल कर लेंगे. तो एक ये एलिमेंट तो है. लेकिन सर क्योंकि अगेन मैं एआईज़ को खुद बड़ा क्रिटिकली देख रहा हूँ. एप्लीकेशंस को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, जेमिनी गूगल का है, इन सब की अपनी अपनी यूनिकनेस है, अपनी अपनी यूनिकनेस है. वो मैं एक ही तरह के क्वेश्चंस में सबसे बारी बारी पूछ रहा होता हूँ और मैं उनके रिप्लाईज को गेज कर रहा होता हूँ कि यार कौन सा वाला कितना अच्छा. लेकिन सर देखें अभी आई बिलीव कि उसको बहुत टाइम लगेगा. अभी जो ह्यूमंस की जो, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि मैथ मैं या थोड़ा डिफेंड कर रहा हूँ सोशल साइंसेस को, कि मैथ या एआई, क्योंकि जब मुझे कोई कंटेंट लिखना होता है अपने किसी जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट का टीजर बनाएंगे, इसका कंटेंट बैठ के लिखना होगा, मैं करेक्शन के लिए जाऊँगा उसके पास, चैट जीपीटी के पास या जेमिनी के पास. लेकिन करेक्शन के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा होता. वो जो फील है ना, वो जो हुक है वो निकल रहा होता है. तो मुझे नेचुरल है ना. हाँ यार ये चीज़, क्योंकि जो भी उस सोसाइटी लोगों के दिलों की धड़कन को समझना ना, नब्ज के ऊपर हाथ रखकर, मुझे लगता है कि वो सोशल
साइंसेस वाले बंदे के पास ही होगी अभी। क्रिएटिविटी जहाँ जहाँ होगी वो लोग फिर भी सेफ होंगे फ्यूचर में। यस, जो रिकरिंग जॉब्स होंगी, Recurring jobs. रिपीटेड वर्क होंगे, Absolutely. ये सब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और will be मशीन्स विल बी destroyed. टेकन ओवर। That will be दैट्स सिंपल इट इज। ये Agree. एक चीज और सिर्फ लास्ट वन थिंग मैथ के बारे में। मैथ इज नॉट समथिंग न्यू, बड़े एजेस से है। आई थिंक हेरारी की ही किसी बुक में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी और उसमें उन्होंने कहा कि 35,000 ईयर्स अगो एक्चुअली हमें बड़ी रिसेंटली कुछ आर्ट मिले हैं जो आपको डिफरेंट बोन्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सो एक रिसेंट डिस्कवरीज हैं ये, और उन रिसेंट डिस्कवरीज में दे फाउंड के 35,000 ईयर्स अगो बोन्स होती थी और उनको वो कहते थे इशांगो एंड लेबुम्बो बोन्स। सो उनके ऊपर, हालांकि उस टाइम आप इमेजिन करेंगे 35,000 ईयर्स पहले लोगों की लैंग्वेज क्या होगी बात करने के लिए, राइट? इस पे भी किसी दिन एक लंबा प्रोग्राम किया जा सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन आप इमेजिन करें कि उनके पास जो सूरज और जो चांद को काउंट करने के वो इशांगो और लेपम्बो बोन्स के ऊपर उन्होंने वो साइन लगाए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 30 28 29। So they were calculating days, they were calculating hours on those bones when there was no even language was introduced. और उस ज़माने में से ये मैथ आपका कंट्रीब्यूट करता हुआ आ रहा है अभी तक। इट हैज़ अ वेरी हाई हिस्ट्री जो हमें और बच्चों को जानने की बड़ी सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। इंटरेस्ट हो तो बच्चों को आई वुड से इसकी हिस्ट्री पे ज़रूर मैथ की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैथ आइसोलेशन में नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरा जो आपने कहा था ना, साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाना शुरू कर दूं। बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। जब पढ़ लें जब आप उसको कनेक्ट करके आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे ना, सो दे विल ऑटोमेटिकली रिलेट इट। तो अगर 100 नहीं तो 100 में से 20-25 बच्चे भी आपकी बात में कन्विंस हो गए, आई थिंक यू प्लेड योर पार्ट। आई थिंक इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ ना कि अगेन क्योंकि बड़े साइंसेस के अंदर बच्चे मुझे रीच आउट करते हैं तो कहते हैं सर हमने BScs करना है तो कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो लाइक मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में उनको कहता हूँ सिर्फ मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स की बेस पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कैलकुलस, अलजेब्रा, इतने सारे सब्जेक्ट्स मैथ के डिफरेंट वेरिएंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। दे हैव टू स्टडी। तो सर यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आपका भी तो बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर, वी कैन एनकरेज स्टूडेंट्स कि मैथ्स को अपनी अपनी फील्ड्स में आपने इनकलकेट कैसे करना। हमारा तो बिल्कुल ही अलग, अब तो इकोनोमेट्रिक्स एक अलग फील्ड ही, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन। मैं इवन ओ लेवल से मैं इस्लामियत पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा मास्टर इस्लामियत में भी है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी या ओ लेवल्स में भी बच्चों को बताता हूँ ना बेटा मैथ्स इस्लामियत में भी अच्छी खासी है, बच्चे कहते हैं सर इस्लामिक स्टडीज़ है मैथ्स। मैं उनको मिरास का बताता हूँ, बेटा ये मिरास की डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा ज़कात में ये कैलकुलेशन इस तरह, ये वो सारी चीज़ें। बच्चे कहते हैं सर मैथ्स से भाग के बंदा आर्ट्स की तरफ आएगा, सोशल साइंसेज की तरफ आएगा, वहाँ भी मैथ्स मिल रही है। देयर इज अ ह्यूज इन्वॉल्वमेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सब कुछ सर, बहुत ज़्यादा, सब कुछ ऐसा ही है। और बेसिकली बच्चे इससे नहीं पीछा छुड़ा सकते। ये बड़ी सिंपल सी एक बात है। ये बड़े उनको थोड़ा सा हार्श लगे या जिस तरह भी लगे, बट दैट्स द रियलिटी। और उनको इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को थोड़ा सा परस्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो किन किन जगहों पे जाके उनको मैथ नहीं मिल रही और आंसर हमेशा उनका नो में ही आएगा। सो इवेंचुअली दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन टू स्टडी मैथ। बट सर एक चीज़ का मुझे बताइएगा, मैं अभी आपसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा, हमने बात की कि आपको साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने सर काफ़ी सालों पहले एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा कि जो बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेता है, एक रिसर्च थी, वो इवेंचुअली मैथ्स में अच्छा होगा। बड़ी अजीब सी एक कॉम्बिनेशन था, मैंने पढ़ा, मैं भी बड़ा हैरान हुआ। तो मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो मुझे मेरी स्टूडेंट ने कहा सर मुझे म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ। मैंने उसको इनकरेज तो किया, मैंने कहा बेटा आपका इंटरेस्ट को जाहिर है एक हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन सर जाहिर ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी की कुछ डोमेन्स हैं, फैमिली के डोमेन्स हैं, या समझ लें कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी सोसाइटी भी लगाती है, हमारा रिलीजियस। तो
सर मुझे बताएं, ये मतलब इस बारे में गाइड करें कि एक बच्चा स्पेसिफिक फील्ड को समझता है। चले मैं और क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चा देख रहा है आजकल की सोसाइटी में कि सर यूट्यूबर बनने में जो पैसा है वो शायद रिसर्चर बनने में नहीं है। टिकटॉक पे मैं अगर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता हूँ तो मैं वो पैसा कमा लूँगा, मैं इतना फेमस हो जाऊँगा, शायद एक डॉक्टर उतना ना कमा रहा है। यार आई विश कि ऐसा होता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं भी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। हम जो चीज़ बना रहे हैं वो शायद ना दे पैसा। तो सर एक बच्चे को साइकोलॉजिकली किस तरह हैंडल किया जाए कि बेटा आपका XYZ फील्ड्स में इंटरेस्ट है, लेकिन ये फील्ड्स या तो आपके लिए अच्छी नहीं है या इस फ्रेमवर्क में आप उस जगह पहुंच नहीं सकते जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। साइकोलॉजिकली किस तरह बच्चों को हैंडल किया जा सकता है इन चीज़ों के लिए? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली तो चीज़ ये है कि जो फील्ड्स की हम बात कर रहे हैं ना, कि अगर कोई बच्चा उसमें परस्यू कर सकता है नहीं कर सकता, तो ये डिटरमिन करना कि वो कितना पैशनेट है उस फील्ड से रेलिवेंट। तो जो पैशनेट है ना वो तो अपने रास्ते कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। अब ये जो दूसरे बच्चे हैं जिनको अपील करती हैं दूर से, डिस्टेंस से, ये हमें भी बड़ी सारी चीज़ें अपील कर रही होती हैं कई दफ़ा। हाँ यार ये फील्ड तो बड़ी मज़े की थी, तो लेट्स गो फॉर दैट ऑप्शन। इस तरह करते हैं लोग, और हम लोग हमारी एज के भी लोग कर रहे होते हैं इस टाइम। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग डिसाइड करना कि कौन सा करियर किसके लिए आगे जाके कितना स्कोप ला सकता है, सिर्फ एक चीज़ डिसाइड कर सकती है उसमें, और वो है आपका पैशन। आपने उस पर एक्चुअली रिसर्च कितना किया हुआ है। आप यकीन माने आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ बच्चों से जो कि 14, 15, 16 ईयर्स के होते हैं, एंड दे हैव डन क्वाइट अ लॉट रिसर्च ऑन देयर करियर्स। वो अपनी पूरी चेन लेके आए हुए होते हैं। वो आपसे आगे, वो बड़ा मजा आता है एक्चुअली इनसे बात करके। यू फील सो हैप्पी एंड इम्प्रेस कि यार वाकई बच्चों ने तो थोड़ी रिसर्च की हुई है। और वो सिर्फ यहीं तक नहीं, उनकी रिसर्च आगे तक जा रही होती है कि करियर में जो टॉप कोई है तो वो कहाँ तक है। तो ये जो चीज़ है ना कि डिवर्सिटी इन एकेडमिक रोल, ये कितनी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं तो सबको ये बात कहता हूँ कि ये जो हमारे एप्पल वाले साहब थे, स्टीव जॉब्स, आप स्टीव जॉब की जो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुई, आप लोग भी जानते हैं, वो इसलिए नहीं हुई कि उनके पास कोई एकेडमिक पीछे थी, या इसलिए नहीं हुई कि उनका कोई एकेडमिक उन पे बहुत ज़्यादा वो आ रहा था, बल्कि उनकी एक एक्सपर्टी थी कैलीग्राफी की। हाँ बिल्कुल। सो कैलीग्राफी ने उनको एक यूनिक आइकॉन्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उससे एप्पल ने एक अपनी नीश मार्केट में एस्टैब्लिश की। उस वक्त कंप्यूटर वाज heavily used in industries to create drafts and letters and etc. तो अदर जो उसके काउंटर पार्ट्स जितने कंप्यूटर्स थे उनमें वो एक बेसिक एक ही फॉन्ट था, वो फॉन्ट्स थे बट ही इंट्रोड्यूस समथिंग प्रीटी न्यू, वेरी नीश, बड़ी न्यू बहुत। और वो आज तक आप बताएं कि उसकी नीश इतनी है कि आज भी लोग पीपल यूज टू टेक अ प्राइड टू होल्ड एप्पल फोन इन देयर हैंड्स। हालांकि अब आईफोन 16 अब बात मैं कर ही रहा हूँ, तो मैंने कल ही देखा है आईफोन 16, तो यार मैं तो देखकर मायूस हो गया। तो like but still people will gonna buy it. People are like all crazy about it simply. So ये जो चीज़ होती है ना, सबसे पहली जो चीज़ होती है being a person of a psychology, जो मुझे लगता है वो ये होता है कि सबसे पहले एक्सप्लोर करें। और आजकल बहुत लोग और बहुत बच्चे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके रखते हैं कि उन्होंने क्या करना है अपने लाइफ में। उनको थोड़ा सा, मेरे और आप जैसे लोग जो इस फील्ड से रेलिवेंट हैं, वो थोड़ा सा ट्वीक करते हैं उनके आइडियाज़ को, और हम उनको थोड़ा सा पॉलिश की तरफ ले जाते हैं, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस। हम उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं उन चीज़ों में। सो बीइंग अ पर्सन ऑफ साइकोलॉजी, यू नीड टू फाइंड व्हाट यू लाइक द मोस्ट। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स से, सो आर्ट्स में भी 2-3 फील्ड है, आपको पता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक यू मेंशन, म्यूजिक हो गया, आपकी एक्टिंग हो गई, या फिर आपके विजुअल आर्ट्स हो गए, डांसिंग हो गई उसके अंदर। सो अब ये आपने डिटरमिन करना है कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट। और मैं बताऊं, आज व्हाट आई एम टुडे, जो भी मैंने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट की, जो भी मैंने चीज़ें परस्यू की अपने, फिर इट टुक मी 30 years टू रियलाइज कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे अभी, वो अभी से ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई दिस इज़ व्हाट वी लाइक द मोस्ट अबाउट। ये बहुत सिंपल बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अंदर कोई ज़्यादा डेप्थ एंड डीप डाउन आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। हमारे सोशल मीडिया ने बहुत गड़बड़ की है,
और बच्चे बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, वेस्ट करते हैं, नॉट इन्वेस्ट, वेस्ट करते हैं एक्चुअली. सो बीइंग अ पर्सन ऑफ साइकोलॉजी मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ उसके ऊपर कि ये ना डाइवर्जन हो जाती है. वो जो आपने कहा कि बच्चे यूट्यूबर बनने में ज़्यादा पसंद करते हैं, टिकटॉकर की तरफ ज़्यादा अपील हो रहे, तो बिल्कुल करें, कोई मना नहीं कर रहा उनको. लेकिन उसमें पहले ये ज़रूर देख लें कि व्हाट दे नीड टू गो थ्रू. अच्छा, लेकिन उससे पढ़ने के लिए उनको उस फ्रेम ऑफ माइंड से, उस दुनिया से जो उन्होंने अपना बबल क्रिएट किया वैसे बाहर आना पड़ेगा. और उससे आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह वो पूरा टाइम अपना वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसको उनको गैप करना पड़ेगा. सर मैं उसको उनको कवर करना पड़ेगा और उसको उनको चेक करना होगा कि हम वेस्ट कर रहे हैं या हम ठीक जा रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो मोस्टली द पीपल आई हैव मेट, इंक्लूडिंग द ग्रोन अप्स, इंक्लूडिंग द किड्स, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम्स ऑन सोशल मीडिया. अच्छा, होता क्या है, ये बड़ी सिंपल चीज़ आपको भी पता है. यू नो, इफ समथिंग प्लीज्ड यू, एक्साइट्स यू, सही है, तो आपका ब्रेन जो है वो कुछ चीज़ें रिलीज करता है, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑल दैट. अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक्साइट क्रिएट करती हैं. तो व्हेनेवर यू सी समथिंग प्रीटी न्यू और यू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, सो यू ऑलवेज गेट एक्साइटेड. अब वो होता क्या, वो होता ये कि आप शुरू में मोबाइल आपने लिया, आपने देखी, ओ इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आने लग गया, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग एडिक्टेड ऑफ दिस थिंग. सही है. At one point you are addicted कि आपको वो चाहिए. So it actually, मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो it is as equal dangerous as the smoking is. Oh. But reason, क्योंकि first time आप एक smoke cigarette try किया, but then your body start telling you कि no, I'm not satisfied. Just get more. You know, अब आप 2 की तरफ गए, 4 की तरफ गए, and then you become a chain smoker. यही होता है. इसके साथ भी यही है. अब आप करते क्या है, आप शुरू में कुछ कंटेंट देखा, यू फेल्ट एक्साइटेड एंड यू स्टार्ट वाचिंग, स्पेंडिंग टाइम, लेकिन कुछ अरसे बाद वही जो चीज़ें हैं रिपीटेडली आ रही हैं किसी और तरीके से. सो अब आप एक्साइट नहीं हो रहे, अब आप नंबर ऑफ आवर्स लगे हुए हैं टू सर्च. जबरदस्त. क्या मैं देखूं, मुझे कौन सी चीज़ एक्साइट करे, कौन सी चीज़ मुझे प्लीज करे, एक न्यू हो. 4 hours, 5 hours, 6 hours, एंड दे डोंट फाइंड एनी. और फिर वो 4-5 घंटे बाद एक मिलेगा, 4 घंटे, एंड इट बिकम्स इवन क्वाइट एविडेंट कि पूरा दिन भी आप लगा दो तो इट वुड मेक यू हैप्पी एंड सेटिस्फाई. अच्छा, नाउ एक और भी चीज़ है कि जो चीज़ें होती हैं ना, एक आप स्ट्रगल से अचीव करते हैं और एक आप इजी एंड फन से अचीव करते हैं. तो साइकोलॉजिकली ह्यूमन बिहेवियर है ही ऐसा कि वी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इजी एंड फन. सिंपल. अब वो इजी एंड फन है, कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा. अम्मा कह रही है जाओ बाहर से ग्रॉसरी लेके आओ, अम्मा ठीक है, आफ्टर 4 hours I'm still doing that. You don't take a responsibility and ownership of the things. The behavior to have a responsibility and ownership, ये डिटरमिन करेगी आपकी कि आपने किस चीज़ के ऊपर सोचना है. बच्चे सोचते ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचते ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं करना चाहते उसके ऊपर. ये अच्छा, बच्चों से आप बात करें, वो आपको स्टीव जॉब, बिल गेट्स और इनके एग्जांपल दे रहे हो. सर वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट, खुदा के वास्ते वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट है सर, लुक एट द प्रोफाइल. ये आपके वाले कॉलेज से थोड़ी ड्रॉप आउट है यार. किसी ने मुझे इलॉन मस्क का कहा, मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि वो ड्रॉप आउट हुआ था बैचलर्स करके, मास्टर्स करके, दूसरी मास्टर कर रहा था, वो छोड़ी थी उसने. एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए है, बट दे डोंट नो द फैक्ट्स. अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इजी एंड फन की दुनिया में, ये उस दुनिया से बाहर ही नहीं आ रहे. अच्छा, इसमें बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी एज के लोगों का है, क्योंकि हम जब अभी बटनों वाले मोबाइल से, आपको याद होगा हमारे टाइम पे तो सोनी एरिक्सन एक मोबाइल आया था, इतना बड़ा मोबाइल था मेटल का, उसके ऊपर एंटीना भी होता था, एंड दैट वाज यूज्ड टू बी अ साइड किक फॉर अस, और बड़ा प्राउड हम फील करते थे उसके ऊपर. सो मुझे याद है कि वो 2-3 एडवांटेजेस होते थे उसके. कॉल सुन लो, मैसेज देख लो, उसकी कैपेसिटी भी सिर्फ 20 SMS की होती थी, या कोई अनोइंग बच्चा हो तो सबक भी सिखा दो. मेटल का फ़ोन था वो. तो वो 94 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 1994 में. 1994 से 2024, 30 years. मुझे जैसे लोगों को, मेरी एज के लोगों को यहाँ तक पहुँचते हुए 30 years लगे हैं. लेकिन अगली जनरेशन के पास ये टाइम नहीं है. इतने या इससे ज़्यादा 1000 times ग्रेटर टाइम जो चीज़ें हैं, दे विल गोइंग टू अचीव इन नेक्स्ट 3 years. ऐसा ही है सर. इनके पास टाइम नहीं है.
और सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो वेस्ट करते हैं वो टाइम ही टाइम है। है। Time waste अच्छा, अब हमने क्या किया उस ज़माने में जब ये ट्रांजिशन हो रहा था स्मार्टफोन्स की तरफ, हम अपने छोटे बच्चे थे ना, हमारे छोटे, यही जिस एज को हम डील कर रहे हैं 16, 17, 18, ये ट्रांजिशन चल रहा था ना उस ज़माने में, तो हम इनको मोबाइल ला के देते थे। अब दे यूज्ड टू प्ले गेम्स, दे यूज्ड टू प्ले मैनी थिंग्स इन द मोबाइल एंड वी यूज्ड टू टेक अ प्राइड ऑफ दैट। हम कहते थे वाह यार ये टेक्नोलॉजी वाला बच्चा है और इस बच्चे ने आगे जाके ना अपने आप कुछ करना है फ्यूचर में, और कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। वेरी अनफॉर्चुनेट। आप ये देखें कि कौन सी चीज़ है जो उनको रोकती है इजी एंड फन से आगे सोचने पे, वो यही है। इस टाइम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजीज बदकिस्मती से सर बड़ा मेजर आपकी प्ले बात में मैंने एक चीज़ कैच की है, वो खुद मेरे लिए भी एक रीएश्योरेंस है और बाकी मैं चाहूँगा कि वो बच्चे भी मेरे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आपने बोला कि एक इजी फन है और उसके अनदर वे अराउंड जो हमें अपना टाइम याद है, इवन दो कि मेरे टाइम में भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन लकीली आई वाज मोर इनटू, मुझे याद है कि यार टीम बनाना, फुटबॉल खेलना और जो मैच जीत जाना, गोल करने का जो सेरोटोनिन और डोपामाइन है, दैट इज समथिंग दैट यू अचीव। स्ट्रगल उसके अंदर हमने स्ट्रगल की है। हमने अपने टाइम पे, हमारे पेरेंट्स, मुझे आज भी याद है, मजबूरन, मतलब शाम में मैंडेटरी था कि मुझे 4 to 6 या 7 मुझे बाहर जाके फुटबॉल खेलनी है, मुझे गेम खेलने हैं, क्रिकेट खेलनी है। इट वाज अ मैंडेटरी कॉल। बच्चों का आज टेस्ट था मेरा एक कॉलेज में, तो बच्चों को मैं मैसेज में उनको यही कह रहा था कि देखो यार, अच्छी तैयारी करके आओ, अच्छी तैयारी करके जब तुम रूम में बैठ के टेस्ट देने के बाद जब बाहर निकलोगे, तुमने कुछ पढ़कर कुछ ना कुछ किया होगा, जो फील होगी ना यार, उस फील को ज़रा तुम जो है ना, वो पता नहीं कि वो आजकल का बच्चा उस चीज़ को, कि इस हार्डशिप में से गुजर के जो मुझे खुशी मिलती है, उसका लेवल ही कुछ और। दिस इज वेरी पर्टेनिंग टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे लंबे लंबे जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि आई कैन नॉट कवर देम इन वन सिंगल और 2 स्टेटमेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अदरवाइज द इम्पैक्ट व्हाट वी वांट टू कन्वे अ मैसेज, वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो हो क्या रहा है, हमारी लाइफ में जो डिसीजंस थे पहले किसी भी चीज़ को लेने के, वो डिसीजंस थे इमोशंस। इफ़ आई वांट टू बाय अ शर्ट, तो माई इमोशन विल टेल मी टू बाय दैट। अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, कज़न ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, कहीं देख ली मैंने, किसी फेमस अपने सेलिब्रिटी को देख लिया, यू नो, सो देयर वाज अ इमोशन इन्वॉल्व। द आयरनी एंड द टफ सिचुएशन एट द मोमेंट इज वो ये कि ये जो न्यू मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर डिसाइडिंग योर इमोशंस। और ये इतनी ख़तरनाक बात है ये, क्योंकि आप ज़रा गौर से देखें, आजकल के दौर में आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी लोगों के अंदर। लोग जनरल आपसे, इवन दो दे हैव मनी, दे हैव फ्रेंड्स, दे हैव सोशल सर्कल, एंड स्टिल दे वुड से आई एम अलोन इन माई लाइफ। ये ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये ट्रेंड क्यों चला? ये इस ट्रेंड के पीछे भी यही सारे महरकात थे, फैक्टर्स शामिल थे। तो हुआ ये कि अब ये जितने भी बच्चे हैं, ये खुश मोबाइल से होते हैं और ये उदास और गुस्सा भी मोबाइल से ही होते हैं। यार, इनका इमोशंस आपकी सोशल मीडिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड बाय द वे, actually do it, sir. by the way, the most dangerous point in this all is, जो बाहर इन्वेस्टर बैठे हुए हैं ना, उनको आपके इस साइकोलॉजिकल एलिमेंट का बहुत अच्छे तरीके से पता है, अंदाजा, और वो जिस टाइम ट्रिगर करते हैं, आप उस मूड में जाते हैं, और उसी टाइम पे आपको पता है ना, हर चीज़ आजकल तो आपको खरीदनी पड़ती है, सर्विस के तौर पे लेनी पड़ती है। मैं अगर आई एम नॉट फीलिंग गुड, राइट, सो मैं किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, राइट। सो इट्स अ सर्विस नाउ, एवरीथिंग इज अ सर्विस नाउ। सो मैं ये करूंगा कि वो मेरे किसी ऐसे एलिमेंट को ट्रिगर करेंगे, सो दैट मुझे खुद ही फील होने लग जाएगा कि यार आई शुड गो एंड स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी मज़ेदार बात है, मेरी वाइफ से एक आर्गुमेंट हुआ, एवरी फैमिली डज हैव, राइट। सो मेरे एक चला तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, और वो हमने मैं सबको बताता भी हूँ ये, कि उसके मोबाइल पे जो सोशल मीडिया पे जो फर्स्ट चीज़ उसने ओपन की, वो आ रही थी, अब मेरे मोबाइल पे, सॉरी, मैंने अपने मोबाइल पे, कि यू नो हाउ टू यू नो बी अ नाइस हस्बैंड एंड ऑल दैट, राइट। अच्छा, क्यों? हो सकता है कि शायद उन्होंने मेरे स्टैट्स, मेरा डेटा, मेरी रीडिंग सारी कुछ अपने पास रखी हुई हो, अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे एक चीज़ एडवाइस कर दी, राइट।
डेटा बहुत है ना यही के पास, Game is better. गेम इज अबाउट डेटा। लेकिन मेरी वाइफ के पास जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि हाउ टू टीच अ लेसन टू योर हस्बैंड। ओह, ये अब बिल्कुल ये अब मैं आपको बताऊं दैट डिस्क्रिमिनेशन। मैंने कहा लिसन, पता है कि मुझे लगता है कि तुम यही ज्यादा सोचती रहती हो। yes, actually, Zabardast. because the social media, whatever the application is, they know कि यार ये जॉनरा असल में the wife उनका वो हो सकता है कि उनका सिर्फ डाटा जो है वो प्रेडिक्ट ना कर रहा हो कि जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा देखेंगी। सर मेजॉरिटी जो सिटी एरिया टाउन कंट्री वाइज दे डू दिस बिहेवियरल एनालिसिस कि अगर कोई फीमेल है अगर शी इज़ ऑफ सर्टन एज एंड इफ शी इज़ सर्चिंग दीज थिंग्स एंड इफ शी इज़ यू नो So it becomes a trend of the search. और डेटा पे सोशल मीडिया उसको वो चीज़ दिखाएगा जिसको उनको पता है कि वो लोग देखेंगे, वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। सो सोशल मीडिया के कोई एथिक्स नहीं है, दे जस्ट वांटेड टू no. give you what you feel like will be Any controversial topic yeah ज्यादा पॉपुलर होगा, ऐसा ही है। एनी नेगेटिव न्यूज yes ज्यादा पॉपुलर होगी, पॉजिटिव न्यूज आपको मीडिया को पैसे देके चलानी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट जो कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपने पूछा था, तो हमारी टर्म पे व्हेन आई वाज स्टडिंग साइकोलॉजी, तो हमारे यहाँ जैसे कंप्यूटर रीबूट होता है वैसे ही ब्रेन को रीबूट करने का भी एक सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी उसमें कि नेचर के करीब हो जाओ, क्योंकि जब आपकी एक्साइटमेंट एक लेवल पे चली जाती है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, तो अगर आप उसमें गैप ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गैप मिलेगा, और कुछ अरसे बाद आपको वही कंटेंट वही चीज़ें थोड़ी सी दोबारा एक्साइट। तो उसके लिए बड़ा सिंपल से तरीके हैं। मैं तो सबको प्रपोज करता हूँ कि मेरे ख्याल लोगों को करना चाहिए ये कि अगर बच्चों को आप इन्वॉल्व कर सकें प्लांटेशन में, प्लांटिंग में। मैं खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इस चीज़ के अंदर, एंड आई लव दिस द मोस्ट अबाउट। मेरे पास बहुत, मैं बड़ा पैशनेट हूँ इस चीज़ों को। घर पे मेरे पास डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, और मेरी मिसेस को बड़ा शौक है किचन गार्डनिंग का, और हम बड़े मज़े मज़े की सब्जियाँ भी खाते हैं एक्चुअली, वेरी ऑनेस्टली आई रियली थॉरो एंजॉय देम, यू नो। और उसका जो फील आता है ना कि जब आप उसकी ग्रोथ करते हैं और थोड़ा सा वो आप उसको हार्वेस्ट करके खाते हैं, तो इट गिव्स यू द फील कि यार वाओ ब्यूटीफुल, नेचुरली आपने किसी चीज़ की ग्रोथ की और वो किया। ये जो चीज़ है ना, ये आपके ब्रेन सिस्टम को फंक्शन करती है और ये रीबूट करती है ये। और जो सबसे टफ इसमें है वो है कि अगर कोई बहुत ही टेढ़ा बच्चा है आपका तो उसको आप जो रोज़ का प्लांट है आप वो दे दें, क्योंकि रोज़ का प्लांट बेसिकली थोड़े नखरे डिमांड करता है। इट रिक्वायर्स ट्रिमिंग, अगर फ्लावर ब्लूम होके उसके डाई हो चुका तो उसको ट्रिम करना, और उसको 2 times वाटरिंग की ज़रूरत होती है उसको। तो इससे जो चीज़ डिटरमिन होगी वो क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। और जब बच्चा इस चीज़ की हैबिचुअल हो जाएगा तो वो अपने बारे में भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाएगा। भले आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे ये लगता है कि उन बच्चों की ये जिम्मेदारी, ग्रॉसरी ख़रीदना, जाओ अंडे दूध डब रोटी लेके आओ, मस्ट, बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों को प्लांटेशन में इन्वॉल्व कर देना। एंड सर बंदे शाह ने बिल्कुल राइटफुली कहा कि उनको ग्राउंड में भेजना, जाओ भाई ज़रा मिट्टी से जाके कनेक्शन बनाओ, थोड़ा चोटें लगवाओ थोड़ी, इट डजंट मैटर। सो दीज थिंग्स प्ले अ वेरी क्रूशल रोल एज अ टोटल टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, सिंपल। तो ये चीज़ें थी साइकोलॉजी से पर्सपेक्टिव, आई थॉट आई शुड टेल देम। सर हमारे एक टीचर बड़ी अच्छी बात करते थे, अभी आपने बात की ना एक मुश्किल रास्ता है एक आसान रास्ता है। हमारे एक टीचर बड़ी अच्छी बात करते थे कि हमने यूजुअली चीज़ों को ना मुश्किल और आसान में डिवाइड किया हुआ है। हमें करना ही चाहिए कि हम चीज़ों को कम फ़ायदेमंद और ज़्यादा फ़ायदेमंद में डिवाइड करें। हाँ, तो जिस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा वो यूजुअली होती ही मुश्किल है। तो आप जब आपको पता होगा कि उसका एंड रिजल्ट मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, तो वो आपको वो मुश्किल इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, आप उस पर नज़र रखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि भाई हमें चैलेंज ये था कि हम पढ़ लें। आज के बच्चों को मैं कहता हूँ बेटा तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज का बहाव इतना है, इतना ज़्यादा मालूमात का बहाव है कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर, और बहुत अरसे बाद ये इन्फॉर्मेशन शायद इररेलेवेंट भी हो जाएगी। ऐसा ही है, क्योंकि आपको नीड नहीं होगी। बिल्कुल सर, इतनी जल्दी इररेलेवेंट हो रही है। और सर इसका प्रॉब्लम पता है क्या, इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि मैंने आज से 20 साल पहले किसी बुक में कोई चीज़ पढ़ी थी, मुझे आज तक याद है,
लेकिन कल मैंने इंटरनेट पे क्या सर्च किया था और मैंने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, वो मुझे याद नहीं रहेगा 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद भी। वही आसान वाली और मुश्किल वाली बात है कि जो चीज़ मुश्किल से हासिल होती है उसकी कदर होती है, और जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाती है शायद आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो लास्ट बात है वो ये कि ये जो बच्चे होते हैं ना हमारे, अगर एक एजुकेशनल सिस्टम, एक अच्छा इदारा, एक अच्छा काउंसलर एजुकेशन के साथ उनको ये भी सिखा रहे हैं ना कि एम्पैथी, टॉलरेंस एंड यू नो एक्सेप्टिंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये मुश्किल काम है ना ये। आजकल लोगों में टॉलरेंस नहीं है चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि वो काउंसलर, वो एजुकेशनिस्ट, वो पर्सन इज़ प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, कि वो फ्यूचर में जो आप देखना चाह रहे हैं या जो जिन लोगों ने हैंडल करनी है सारी चीज़ें, सो उनको आप एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ सिखाते हैं अदर देन द सब्जेक्ट नॉलेज इटसेल्फ। और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे हमारे टीचर्स या हमारे वो तो होते सख्त थे लेकिन हमें वो बहुत सारी बातें अदर देन सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे, वो सिखा भी रहे होते थे। आजकल के इस रैपिड दौर में आपके ऊपर प्रेशर है सिलेबस ख़त्म करने का, सही, और वो इतना ज़्यादा है कि वो जो कई दफ़ा मैं कुछ टीच भी करना चाहूँ, कुछ सिखाना भी चाहूँ, तो शायद वो मिस हो जाए। और अगर मैं सिखाना शुरू कर दूँ तो वो बच्चा या पेरेंट कंप्लेन लेके आ जाएगा कि यार आप हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, पैसे आपको इसलिए थोड़ी दे रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये एक सोसाइटी का इशू है, लेकिन हमने भी उसको बदकिस्मती से एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रैक्टिस में लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आई थिंक वी कैन स्टिल डू वंडर्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मैंने लिटरली बहुत इन्जॉय किया आज की पॉडकास्ट को। Pleasure is mine. और होपफुली हमारे व्यूअर्स ने भी इन्जॉय किया होगा। बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट रही। मैं सर आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि सर अयाज का शुक्रिया के साथ उनको इजाज़त दीजिए, और मुझे कादिर मोहम्मद हारिस को और सर शहजादा बंदिशाह को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और प्रोफेशनल, किसी और एक ऐसे शख्स को जो अपनी स्पेसिफिक फील्ड में महारत रखता होगा, इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे और आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।